नमस्कार मित्रों। पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश भाग 1, जिसमें हमने देखा था भारत के भौतिक प्रदेश उनको दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत मतानुसार और भौगोलिकता के अनुसार। व्यक्तिगत में वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा था राजस्थान को। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। 7 प्रदेशों में बांटा था वीसी मिश्रा ने। भौगोलिक तो और उच्चावस्था के अनुसार राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। उसके बाद में मरुस्थल में या जो भी 4 भागों में बांटा है राजस्थान को, 5 भागों में बांटा है। उसमें कहाँ पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या नहीं पाई जाती है, कितना क्षेत्रफल है, कितने जिले शामिल हैं, वो सभी हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा था जनसंख्या घनत्व। उसके बाद में देखा था अलग अलग मरुस्थल, जो भी 4 भाग थे उन मरुस्थल में देखते देखते हमने लास्ट बार देखा था राजस्थान में बालू का स्तूप। राजस्थान में बालू का स्तूपों के 8 प्रकार थे, वो हमने देख लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो मरुस्थल है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल या वागड़ प्रदेश। तो आज देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल या वागड़ प्रदेश, जिसको वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, या शुष्क मरुस्थल तथा अरावली के मध्य स्थित मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अध्ययन के आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा था अपने? शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांट के पढ़ा था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। उसी आधार पर अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी हमने 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला है लूनी बेसिन, जहां पर लूनी नदी प्रवाहित होती है। दूसरा है नागौर उच्च भूमि। तीसरा है शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र और चौथा है घग्गर बेसिन। अगर घग्गर बेसिन ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, फिर शेखावाटी बेसिन, फिर नागौर बेसिन और नीचे नीचे जहां पर लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र है वो लूनी बेसिन इसके अंदर आता है। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। हमारा पहला भाग है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गोडवाड़ बेसिन। और इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो इसका विस्तार है पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में इसका विस्तार है, गोडवाड़ बेसिन का या लूनी बेसिन का। यह पूर्णतः अरावली मरुस्थल का भाग नहीं है। जो अरावली है वो पूर्णतः मरुस्थल का भाग नहीं है, कुछ कुछ भागों में ही है मरुस्थल का भाग है। नेहड़ रन लूनी बेसिन जालोर में स्थित है। जो नेहड़ रन है वो लूनी बेसिन के जालोर में स्थित है। कहाँ पर भी स्थित है? जालोर में। लवणीय पादप लूनी बेसिन बाड़मेर में पाए जाते हैं। जो लवणीय पादप हैं वो लूनी बेसिन बाड़मेर में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं काला भूरा डूंगर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि काला भूरा डूंगर कहाँ पर स्थित है। तो यह काला भूरा डूंगर पाली में स्थित है, जो कि लूनी बेसिन के पूर्व में स्थित है। काला भूरा डूंगर कहाँ पर स्थित है? जिला पूछे तो पाली में और बेसिन पूछे तो लूनी बेसिन के पूर्व में स्थित है। दूसरा जाता है हमारे नागौर उच्च भूमि। नागौर में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। बांका पट्टी क्या है? तो नागौर और अजमेर के मध्य स्थित क्षेत्र, जहां फ्लोरोसिस की बीमारी अधिक होती है ना, या पानी में फ्लोराइड अधिक पाया जाता है, वो बांका पट्टी कहलाती है, जो कि अजमेर और नागौर में सर्वाधिक होती है। तीसरा भाग आ जाता है अपने शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी अंतर प्रवाह क्षेत्र में इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या है? तो देखते हैं। पहली है तोरावाटी प्रदेश। जो कांतली नदी का अपवाद क्षेत्र है उसको तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है, चूरू सीकर झुंझुनू में। जोहड़ किसे कहते हैं? तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं बने हुए होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है, जोहड़ कहलाते हैं। तीसरा आ जाता है सर। सर किसको कहते हैं? तो शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब जिनका निर्माण मानसून के दौरान होता है। शेखावाटी में पाए जाने वाले वो तालाब जिनका निर्माण मानसून के दौरान होता है उनको सर या सरोवर कहा जाता है। आगे आ जाता है हमारे बीड़ किसको कहता है? बीड़ किसको कहते हैं? तो बीड़ है शेखावाटी की चरागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। जो शेखावाटी क्षेत्र है चूरू सीकर झुंझुनू वाला, वहां पर जो चरागाह की भूमि है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बीड़ नाम से जाना जाता है। चौथा पार्ट आ जाता है अपने अर्धशुष्क मरुस्थल का, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन
इसका विस्तार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में पाया जाता है। काठी एवं बग्गी इस क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है। जो काठी और बग्गी है, ये चिकनी उपजाऊ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये घग्गर बेसिन में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। नाली किसको बोलते हैं? तो नाली घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहते हैं। नाली किसको कहते हैं? घग्गर नदी के अपवाद क्षेत्र को कहते हैं। और कहाँ पर कहते हैं? हनुमानगढ़ में कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मरुस्थल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो। तो पहला आ जाता है हमारे खडीन या पलाया झील किसे कहते हैं? तो मरुस्थल में अर्ध स्थायी पानी की झीलों को खडीन कहा जाता है। जो अर्ध स्थायी मतलब स्थायी नहीं रहती, काफी मतलब एक साल में 12 महीनों में कुछ टाइम ही इनके अंदर जल रहता है, बाकी टाइम ये सूख जाती है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा या पालीवालों द्वारा खडीन कृषि की जाती थी। जैसलमेर में खडीन कृषि किसके द्वारा की जाती थी? तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती थी। और सर्वाधिक जो खडीन है वो उत्तरी जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी जैसलमेर में। जैसे ये जो वो है बालू का स्तूप है, इनके अंदर जो बीच में ये जो जगह है, यहाँ पर वर्षा काल में पानी भर जाता है तो उसको खडीन या पलाया झील बोलते हैं। बाद में ये सूख भी जाता है मरुस्थल के अंदर। दूसरा आ जाता है हमारे रन या टाट किसे कहते हैं? तो रन या टाट मरुस्थल में दलदली और लवणीय व अनुपजाऊ भूमि और झीलों को रन या टाट कहा जाता है। मरुस्थल के अंदर हमारे मरुस्थल में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो लवणीय और दलदली अनुपजाऊ भूमि होती है या झीलों की भूमि होती है उसको रन या टाट कहा जाता है। सर्वाधिक रन कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक रन जैसलमेर में, एक नंबर पर जैसलमेर और दूसरे नंबर पर बाड़मेर में पाया जाता है। फलोदी बाप रन कहाँ पर पाया जाता है? तो फलोदी जोधपुर में बाप रन पाया जाता है। जैसलमेर में 2 रन पाए जाते हैं। कौन कौन से? भाकरी और पोखरण जो रन है वो जो जैसलमेर में पाए जाते हैं। थोब रन बाड़मेर में पाया जाता है। और जो तालछापर और परिहारी जो रन है वो चूरू के अंदर पाए जाते हैं। मैप के आधार पर आप ध्यान से इनसे नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे जलपट्टिया लाठी सीरीज क्षेत्र। सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, जो कि जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। लाठी सीरीज का क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? तो जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच जो जलपट्टी पाई जाती है उसको जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र बोलते हैं। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। जैसलमेर में इस क्षेत्र में सेवण और लिलोण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण और लिलोण घास यहाँ पर पाई जाती है, जिसे गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। जो सेवन और लिलोन घास है वहां पर गोडाउन भी पाया जाता है। आगे देखते हैं। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष बायतू बाड़मेर में और सांचौर जालोर में मिला है। जो सरस्वती नदी है उसका जो दूसरा, पहला तो कौन सा आ गया? भूगर्भिक जलपट्टी, और दूसरा आ गया, दूसरा जो भूगर्भिक जलीय अवशेष है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो बाड़मेर, बायतू बाड़मेर में और सांचौर जालेर में मिला है। अब देखते हैं कहाँ पर क्या मिला है। तो जलपट्टी जो जैसलमेर में है वो मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक है। मैप के आधार पर समझते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है। और इस क्षेत्र में जो घास पाई जाती है उसको सेवण घास बोलते हैं। और इसी के अंदर चांदन नलकूप जो थार का गढ़ा है वो इसी पोखरण, इसी जलपट्टी के भीतर बना हुआ है या वहां पर पाया जाता है या वहां पर है, जिसको चांदन नलकूप है उसको थार का गढ़ा भी कहते हैं। जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम प्राचीन काल में कहाँ से होता था? तो शिवालिक श्रेणी से उसका उद्गम होता था। प्राचीन सरस्वती नदी का जो मार्ग था वो ये था। मैप के आधार पर आप देख सकते हैं जो प्राचीन सरस्वती नदी है वो राजस्थान में यहाँ से प्रवाहित होती थी। आगे देखते हैं। चांदन नलकूप को थार का गढ़ा भी कहा जाता है, ये हमने देख लिया। चौथा आ जाता है अपने आकलवुड फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान। तो स्थान कहाँ पर है? तो ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो जैसलमेर राष्ट्रीय मृग उद्यान के आकल गांव में ये पाया जाता है।
निर्माण कब हुआ था इसका, अकलवुड फॉसिल पार्क का, ये जीवाश्म उद्यान का? तो जुरासिक युग में 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में आता है जो अकलवुड फॉसिल पार्क है या जीवाश्म उद्यान है, ये भारत के प्राचीनतम लकड़ी के जीवाश्म है जो पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं। किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। पांचवा है हमारे बाप बोल्डर या बाप बोल्डर क्ले। कहां पर पाई जाती है? बाप तहसील जोधपुर में पाई जाती है। हिमानी द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर एवं अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। जो हिमानी के द्वारा जो कंकड़ और पत्थर जो अवसाद जो जमा किए जाते हैं उनको बोल्डर क्ले बोलते हैं। और बाप बोल्डर कहाँ पाया जाता है? तो ये जोधपुर में पाया जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण पर्मो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। छठा आ जाता है अपने नखलिस्तान या मरु उद्यान या ओसिस। नखलिस्तान या मरु उद्यान, मरुस्थल में जहां जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसको ही नखलिस्तान कहा जाता है। मरुस्थल में जहां पर जो जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों तरफ जो हरियाली विकसित हो जाती है उसको ही नखलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। सातवां जाता है हमारे धोरे। धोरे किसको कहते हैं? तो लहरदार बालू का स्तूपों को धोरे कहा जाता है। धरियन क्या है? तो गतिशील या ये तो लहरदार बालू का स्तूप है और गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। नोट, दोरे और धरियन राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। स्थानांतरित और गतिशील बालू का स्तूपों का किस प्रकार से गतिशील रहते हैं? तो ये इस प्रकार से गतिशील रहते हैं, मैप के आधार पर भी आप देख सकते हैं। नवा जाता है अपने पीवड़ा। पीवड़ा क्या है? तो पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, इसका रंग पीला होता है और सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाया जाता है। 10वां आ जाता है हमारे मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थल का आगे बढ़ना या मरुस्थलीकरण मरुस्थल का मार्च कहलाता है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसकी खिसकने की दिशा रहती है। सर्वाधिक योगदान किसका होता है इसमें, मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च में? तो सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप का इसमें होता है। 11वां आ जाता है हमारे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, जो थार मरुस्थल का पूरा जो थार मरुस्थल है उसका 86% तो अपने भारत में पाया जाता है। जैसे ऊपर से देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, इस प्रकार ये 4 जिलों में थार का मरुस्थल जो पाया जाता है वो कुल टोटल थार मरुस्थल का 86% होता है। पाकिस्तान में कितना पाया जाता है? 14%। अब भारत के 86% से में मतलब 100% मान लो भारत को। अब भारत के में से राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 62% या 62.11% राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में तीनों में मिलाकर 38% मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? तो सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान में है, फिर गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में हमारे यहाँ पर थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। जम्मू कश्मीर नहीं आएगा इसमें, गुजरात आएगा इसमें। अब देखते हैं मरुस्थल का महत्व क्या है। तो मरुस्थल का महत्व, पहला महत्व है खनिज। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्यतः ऊर्जा खनिजों का भंडारण अधिक पाया जाता है। जो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो ऊर्जा जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उनका भंडारण अत्यधिक पाया जाता है। उदाहरण जैसे हमारे जो मरुस्थल है उसमें कोयला भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है और प्राकृतिक गैस के भंडार भी विपुल मात्रा में प्राप्त हुए हैं। दूसरा आ जाता है नवीनीकरण ऊर्जा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में नवीनीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। और सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ कहाँ पर है? तो सौर ऊर्जा की जो सर्वाधिक संभावना है वो सौर ऊर्जा की जो संभावना है वो पूरे भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? राजस्थान प्रथम है उसमें, और पवन ऊर्जा में भी प्रथम है। तीसरा आ जाता है परमाणु परीक्षण।
यहाँ भारत का एकमात्र परमाणु परीक्षण केंद्र है। कौन सा है? तो यह है पोखरण, जिसकी स्थापना, जहां पर 2 बार जो परमाणु परीक्षण किए गए हैं, कब कब किए गए हैं? 1974 में और 1998 के अंदर 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए हैं। चौथा आ जाता है अपने पर्यटन। चौथा महत्व क्या है? तो पर्यटन है। यहाँ की विशिष्ट संस्कृति के कारण पर्यटन अधिक आते हैं। पांचवा आ जाता है जैव विविधता। थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और जो छठा है वो ये है, इसका बेनिफिट, कि पशु संपदा। पशु संपदा का मतलब है कि राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संपदा अधिक पाई जाती है। जैसे बाड़मेर और जालौर में जो बकरियां और भेड़ें हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। सातवां है हमारे नमक उत्पादन। जो राजस्थान में जो नमक का उत्पादन है, वो राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। और वो भी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो नागौर में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सांबर झील और पंचभद्रा बाड़मेर वाली झील है। खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो पहली आ जाती है सांबर, दूसरी पंचभद्रा बाड़मेर, कुचामन नागौर वाली, लूल कृष्ण बीकानेर वाली और पोखरण जैसलमेर वाली, ये खारे पानी की झीलें हैं। आगे देखते हैं, हमारे दूसरा भाग आ जाता है। हमने शुरुआत में देखा था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में हमने बांटने का प्रयास किया था। उसमें हमारा पहला जो भौतिक प्रदेश था वो था मरुस्थलीय भाग या थार का मरुस्थल। उसको 2 भागों में बांटकर हमने अध्ययन किया। दूसरा आ जाता है हमारे अरावली पर्वतमाला। इसको हम आगे वाली क्लास में देखने का या सीखने का प्रयास करेंगे और भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।